अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। वॉइस क्लियर आ रही है? हैंड रेस करके बता दे मुझे। ओके। होमवर्क के अंदर आपको क्वेश्चन दिया गया था। सबसे पहले उस क्वेश्चन को हम देखेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। मिस्टर अलीम वाला क्वेश्चन था बेटा। इसमें एज इट इज स्टार्टिंग में तो कहीं नहीं लिखा गया था कि वो 6 मंथ के लिए जॉब कर रहा है। लेकिन उसकी अगर लास्ट एडजस्टमेंट पर जाते हैं जिसमें वो रिटायरमेंट की बात कर रहा है, तो वहां से हमने इसको जज किया कि उसकी जो सैलरी या कोई भी अलाउंसेस वगैरह आने हैं वो 6 मंथ के आने हैं, क्योंकि वो रिटायरमेंट ले रहा है या वो छोड़ के जा रहा है या उसको रिडंडेंसी की वजह से उसने उसको छोड़ दिया है। तो इसलिए वहां से नीचे वाली इंफॉर्मेशन से हमें पता चलना था कि हमारी जो बेसिक सैलरी मेंस अलाउंस जो कुछ भी है वो कितना आना है, 6 मंथ का आना है। तो बेसिक सैलरी था 3.5 लाख मल्टीप्लाई बाय 6, वो आ गया 21 लाख रुपया। उसके बाद कन्वेंस अलाउंस था 50,000 मल्टीप्लाई बाय 6। उसके बाद आता है वैल्यू ऑफ अकोमोडेशन। अकोमोडेशन के अंदर हमने पढ़ा हुआ है फेयर मार्केट वैल्यू और 45% ऑफ बेसिक सैलरी विच एवर इज हायर, वो हमें टैक्सेबल इनकम में ऐड करनी है। जो कि इस क्वेश्चन के अंदर फेयर मार्केट वैल्यू उसने दी हुई थी 1 लाख पर मंथ, क्योंकि हमने उस हाउस को अकोमोडेशन को 6 मंथ के लिए यूज किया था, इसलिए 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 6 आ गया, वो बन गया 6 लाख। 6 लाख और 45% ऑफ द बेसिक सैलरी जो है वो बन गया हमारे 9,45,000। दोनों में से जो हायर था 9,45, वो हमारा क्या हो गया, टैक्सेबल इनकम में ऐड हो गया। 1 मिनट बेटा। सॉरी बेटा। तो इसमें से जो हायर होगा वो है 9,45,000 रुपया, वो हमारी टैक्सेबल इनकम में ऐड हो जाएगा। उसके बाद कंपनी मेंटेन कार, ये फॉर बोथ पर्पसेस के लिए दी गई थी, तो उसकी जो फेयर वैल्यू थी या कॉस्ट थी वो थी 2 मिलियन रुपीज। 2 मिलियन रुपीज का 5% लेंगे, वो क्या होगा हमारा आंसर आएगा 2 मिलियन का 5%। 1 लाख रुपया, लेकिन वो 1 लाख पूरा 1 साल के लिए था, क्योंकि हमने उसको 6 मंथ यूज किया, इसलिए हमने 6/12 करके उसका 50,000 ले लिया। उसी तरह इंटरेस्ट फ्री लोन मिला था हमें 2.5 मिलियन का, वो लोन हमने 6 मंथ तक यूज किया। उसकी 6 मंथ तक क्यों यूज किया, क्योंकि 6 मंथ के बाद हमने एम्प्लॉयमेंट खत्म कर दी। अगर एम्प्लॉयमेंट खत्म होगी तो आफ्टर 6 मंथ उस लोन की एडजस्टमेंट्स होगी, और उसका जो इंटरेस्ट है वो कितने माह के लिए आएगा, 6 मंथ के लिए। 2.5 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 10%, पूरे साल का इंटरेस्ट, और 6/12 करके 1,25,000 रुपये हमने वो इंटरेस्ट ले लिया। जब रिटायरमेंट ली गई, तो रिटायरमेंट के साथ उन्हों की जो ऑब्लिगेशंस थी एम्प्लॉयर के ऊपर, या कहने का मतलब यह जो लिबिलिटीज थी एम्प्लॉय ने पे करनी थी एम्प्लॉयर को, उसमें से कुछ लिबिलिटीज एम्प्लॉयर ने वेव ऑफ की। जिसके अंदर लोन था, लोन 2.5 मिलियन था, उसका 25% जो कि 6,25,000 रुपया बनता है, वो एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय का माफ कर दिया। हमने पढ़ा है कोई भी ऑब्लिगेशन, कोई भी लायबिलिटी अगर एम्प्लॉयर वेव ऑफ करता है तो उसकी टैक्सेबल इनकम में ऐड कर देते हैं। इसलिए 2.5 मिलियन जो उसका लोन था, जो 25% उसने वेव ऑफ किया था, वो 25% 6,25,000 में टैक्सेबल इनकम में ऐड कर दिया। उसके बाद कंपनसेशन अंडर रिडंडेंसी स्कीम या गोल्डन शेक एंड पेमेंट, उसके थ्रू 4 मिलियन था, वो भी टैक्सेबल इनकम में ऐड कर लिया। हमने पढ़ा था गोल्डन शेक एंड पेमेंट या रिडंडेंसी के थ्रू, कंपनसेशन के थ्रू जो अमाउंट मिलती है हम उसे टैक्सेबल इनकम में ऐड करेंगे। जब टैक्सेबिलिटी कैलकुलेट करेंगे उस वक्त हम दो ऑप्शन एक्सरसाइज करेंगे, लेकिन उसको टैक्सेबल इनकम में ऐड
करना ही करना है। उसके बाद अनअप्रूव ग्रेचुटी मिली थी, अनअप्रूव ग्रेचुटी है तो उस सूरत में हमें क्या होता है, 50% ऑफ द अमाउंट रिसीव्ड और 75,000 विच एवर इज हायर इज एग्जेम्प्ट। तो इस सूरत में 75,000 हमारी एग्जेम्प्ट होगी 2 मिलियन में से, और बाकी जो 19,25,000 है वो टैक्सेबल इनकम में ऐड कर दिया। और रिटायरमेंट के ऊपर एक कार थी जो परचेज की एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर से, हमने उसके मतलब पढ़ा अगर कोई भी एम्प्लॉयर अपनी प्रॉपर्टी एम्प्लॉय को सोल्ड आउट करता है तो फेयर मार्केट वैल्यू पर होनी चाहिए। कैरिंग वैल्यू हमारे लिए इनरेलेवेंट है। अगर तो वो सेल फेयर मार्केट वैल्यू पर है तो नथिंग विल बी एडेड इन द टैक्सेबल इनकम। होएवर इफ दैट सेल वाज नॉट मेड ऑन fair market value of the property, then the difference between the fair market value and the amount paid by the employee will be added to the taxable income of the employee। तो इस सूरत के इस चीज के अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर उसकी जो फेयर मार्केट वैल्यू थी वो ज्यादा थी, जो अमाउंट पे की जा रही थी वो कम थी, जो उसका डिफरेंस था 0.5 मिलियन का वो हमने टैक्सेबल इनकम में ऐड कर दिया। हमने प्रॉपर्टी की सूरत में उसकी कैरिंग वैल्यू को नहीं देखना, हमने फेयर वैल्यू और उसकी जो अमाउंट पे, हाँ अमाउंट पे में भी कैरिंग वैल्यू को इक्वल हो सकती है लेकिन हमने फेयर वैल्यू और अमाउंट पेमेंट का ही डिफरेंस लेना है। तो यहां तक जो उसके सारी सैलरी इनकम की चीजें उसको प्लस किया तो 10.57 मिलियन हमारी टोटल इनकम आ गई। इसमें से डोनेशंस दी गई थी, डोनेशन टू स्पेसिफाई इंस्टीट्यूशंस के लिए हमने पढ़ा है अमाउंट पेड और 30% ऑफ द टैक्सेबल इनकम विच एवर इज लोअर। तो अमाउंट जो पेड हुई है वो 5 लाख है, 30% ऑफ टैक्सेबल इनकम ज्यादा है, तो इन दोनों का जो लोअर है वो 5 लाख है, तो यहाँ पर 5 लाख हमने क्या कर देंगे इसमें से लेस कर देंगे। ये बेटा ये गलत लिखा, 10,545 नहीं 10 टावर ये आना है यहाँ। ये हमारी होगी टैक्सेबल इनकम 10.07 मिलियन। इस अमाउंट तक ऊपर जितने भी कैलकुलेशन, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है हैंड कर सकता है, अगर क्वेश्चन नहीं तो हम इससे आगे चलें। ओके जी रेयान। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ था फाइनल सेटलमेंट, तो जब भी क्वेश्चन में फाइनल सेटलमेंट का मतलब वर्ड आएगा तो उसका मतलब यही है कि टर्मिनेशन ऑफ जॉब पे जितनी अमाउंट मिलेगी उसके आगे एडजस्ट करना है हमने। नहीं नहीं देखिए, इन ऑर्डर टू इंक्रीज योर प्रोफेशनल एफिशिएंसी एचडी अनाउंस रिडंडेंसी इम्प्लाइज, ये उसने खुद बता दिया। रिडंडेंसी का मतलब क्या होता है, रिटायरमेंट को निकालना, वो खुद स्कीम में जा रहे हैं। मिस्टर अलीम यस ऑप्टेड फॉर द स्कीम, स्कीम के लिए ऑप्टेड कर लिया, मतलब वो अपने आप को रिटायरमेंट ले रहा है, ये छोड़ रहा है जॉब को। फ्रॉम एचडी विद इफेक्ट फ्रॉम January 1st 2021 अपॉन रेजिग्नेशन 25% ऑफ हिज आउटस्टैंडिंग लोन वाज वेव्ड बाय द एचडी एंड द रिमेनिंग अमाउंट वाज एडजस्टेड फ्रॉम हिज फाइनल सेटलमेंट। ये जो रिमेनिंग अमाउंट से मुराद पता क्या, देखो 2.5 मिलियन का लोन एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर को दिया था, एम्प्लॉय ने पे करना था वापस उसको, ठीक है। यस सर। पॉइंट उसमें से 6,25,000 उसने माफ कर दिया, ठीक है। जो रिमेनिंग बचा 18,75,000 उसने वो अमाउंट पे कर दी। फाइनल सेटलमेंट का मतलब क्या है, उसने वो अमाउंट पे कर दी। वो पे में भी इन द फॉर्म ऑफ कैश भी कर सकता है, या जो एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को पैसे देने थे वो उस पैसों में से भी एडजस्ट करके दे सकता है। बात क्लियर हुई। लेकिन क्योंकि यस वो सर। अगर रीपेमेंट हुई, रीपेमेंट के ऊपर तो हमारा कोई बेनिफिट नहीं है। हाँ जो लोन मुआफ हुआ है वो लोन हमारा टैक्सेबल इनकम में ऐड है। यस सर। ठीक हो गया। यस सर। थैंक यू सर। एनी अदर क्वेश्चन? ओके जी आतिफ नहीं? जी सर। सर आवाज़ आ रही है मेरी? आ रही है, बच्चे बोले। जी सर, वो मैं लेट ज्वाइन कर सका था इंटरनेट कनेक्शन की वजह से। ये मुझे बता दें, ये जो कंपनसेशन अंडर रिडंडेंसी स्कीम है, ये है क्या स्कीम? आपने वो मेरा लेक्चर नहीं लिया हुआ उसका गोल्डन शेक एंड पेमेंट का?
सर मैंने लिया होगा, मुझे इसकी नहीं समझ लगी थी। वो लिया था गोल्डन हैंडशेक के वर्ड की वजह से, शायद मैं कंफ्यूज हो नहीं, रहा हूँ। उसके अंदर मैंने गोल्डन शेक हैंड स्कीम के अंदर कहा था, एक गोल्डन शेक हैंड स्कीम भी कहते हैं। उसके अलावा कंपनसेशन फॉर रिडंडेंसी या फॉर अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ द, वो भी कहते हैं। ये वही है गोल्डन शेक हैंड, या वो ठीक है। कंपनसेशन जब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को निकालता है, एक्स्ट्रा एम्प्लॉयज हो गए तो उनको निकालने को स्कीम देता है। और स्कीम के अंदर क्या होता है, एम्प्लॉयज की मर्जी होती है जिसमें उस स्कीम को अडॉप्ट करना अडॉप्ट कर ले, और उस स्कीम को अडॉप्ट करके एम्प्लॉयमेंट छोड़ के जो बेनिफिट है वो ले ले। बात ठीक क्लियर? है सर। ठीक है सर, और दूसरी चीज़ था, एक है कन्वेंस अलाउंस और दूसरा जो कंपनी ने कार दी है बोथ पर्पज के लिए जी यूज़ कर जी रहा है। हमने जो कन्वेंस अलाउंस है वो उसको हमने सीधा ही जितने कैश की सूरत में मिल रहा है हमने इसको टैक्सेबल कर दिया। जी। तो दूसरी चीज़ तो जो कार उसको दी गई थी उसको हमने फिर वो जो 5% वाला लगाया वो इस पे लगाया हमने, क्या कन्वेंस जो उसमें ही लगा सकते हैं? नहीं, अलाउंस, जो अलाउंस है ना, अलाउंस इन द फॉर्म ऑफ कैश है। जब भी अलाउंस मिल रहा है हमने उसको टैक्सेबल करना है कन्वेंस को। हमने अभी तक कहीं भी कन्वेंस अलाउंस के ऊपर कोई एग्जम्पशन नहीं पड़ी। ठीक है? ठीक है। जो ठीक है। जिस तरह हमने कहा था ना, आपको याद होगा, एक हाउस रेंट अलाउंस है, जी एक अकोमोडेशन है। अकोमोडेशन के अंदर क्या है, अकोमोडेशन के अंदर वो हाउस प्रोवाइड करता है। हाउस रेंट अलाउंस के अंदर वो हमें पैसे देता है और जाकर जो हमारी मर्जी है ले लो। दोनों के ट्रीटमेंट भी डिफरेंट है। अकोमोडेशन के अंदर वो 45% और दूसरा आता है। जी सर। ठीक है? हाउस रेंट सारे का सारा वो क्या है, टैक्सेबल। इसी तरह जो हमारे कन्वेंस अलाउंस है, ये दो तरह, एक तो हमें कन्वेंस अलाउंस के अगेंस्ट पैसे दे सकता है, जी ठीक है, सर। और दूसरा क्या, हमें कार प्रोवाइड कर सकता है। कार वो जो कंपनी की मलकियत है उसने प्रोवाइड की, उसका 5 या 10% आएगा जो हमने पढ़ा है। लेकिन जो अलाउंस है वो अलाउंस क्या है, हमारा कैश बेसिस पर है, परकोसिस है, वो टैक्सेबल होगा। हाँ, अगर इसी अलाउंस के आगे लिख रहे, दिस अलाउंस हैज बीन प्रोवाइडेड ओनली फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस जी या ऑफिशियल पर्पस, जी ठीक है ना, सर। अब उसने वर्ड लिख दिया ये सिर्फ ऑफिशियल पर्पस के लिए है, ये बिजनेस पर्पस के लिए दिया गया था। अब बताएं, इस सूरत में एम्प्लॉय का तो कोई बेनिफिट नहीं, फिर ये क्या जी होगा, सर। एग्जेम्प्ट होगा। लेकिन वर्ड जब नॉर्मल कन्वेंस लिखा होगा उस वक्त ये अज्यूम नहीं कर लेना ये बिजनेस या ऑफिशियल पर्पस के लिए। जब नॉर्मल वर्ड कन्वेंस अलाउंस लिखा उसको ये अज्यूम किया जाएगा ये प्राइवेट उसका पर्सनल बेनिफिट दिया। जी सर। ठीक है। और सर दूसरी चीज़ ये है कि ये 6 मंथ से हम क्यों कर रहे हैं, मैंने तो जो कैलकुलेशन क्वेश्चन किया है मैंने इसीलिए वो लिखा भी नहीं, पूरे साल साल का अब 12 महीने का मैंने लिखा हुआ है। स्टार्टिंग में कहा, क्वेश्चन में कहीं नहीं बताया था 6 मंथ करना 1 ईयर करना है, ऐसे ही है। हमने स्टार्टर जी क्वेश्चन की पहली लाइन से पढ़ के हमें पता चल गया क्वेश्चन पूरा ईयर। लेकिन जब हम रिडंडेंसी स्कीम के ऊपर गए तो वो जी क्या है, उस सूरत में क्या था, एम्प्लॉयमेंट को छोड़ देना। एग्रीड? जी जी जी। ये बेटा पीछे शोर आ रहा है, जरा वो कोशिश करे, काफी डिस्टर्बेंस हो रही सर वो छोटी बहन सर क्लास ले रही थी है। इसलिए। ओके, तो रिडंडेंसी स्कीम के अंदर क्या, उसने 1 जनवरी को एम्प्लॉयमेंट छोड़ दी। जब 1 जनवरी को एम्प्लॉयमेंट छोड़ दी तो जनवरी से जून तक किसको पैसे मिलेंगे? जी बिल्कुल नहीं सर। मिलेंगे ना, इसलिए हमने 6 मंथ की। नहीं नहीं, ये इसने हाँ ठीक है, उसने ऑफ स्कीम ले ली है, उसने वो ऑफ कर ली है। इस वजह से वो रिटायर्ड 1 जनवरी से जून तक, मतलब ठीक है सर, नहीं मिलेंगे उसको। ठीक हो गया, इसलिए ये जी सर। क्वेश्चन में डायरेक्ट नहीं लिखा गया था, लेकिन ठीक है। कंपनसेशन से जो रिडंडेंसी स्कीम था, गोल्डन शेक एंड पेमेंट थी, वहां से हमने ठीक है। इसको अखज किया, निकाला कि वो 6 मंथ है। ठीक इसलिए हो गया क्वेश्चन सर। पहले एक दफा कंप्लीट पढ़ना है आपने, आप। जी सर। ठीक है। ओके। थैंक यू सर, वो मैंने इसीलिए सारी कैलकुलेशन की हुई थी और मैंने इस पे ध्यान नहीं दिया था। जी जी बिल्कुल। ओके ओके। सर। अल्लाह। अब हमारी टैक्सेबल इनकम आ गई। अब हमारे पास दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन तो ये है, जितनी टैक्सेबल इनकम आई सारे के सारे पर स्लैब रेट निकाले और टैक्सेबिलिटी निकाल ले, जिस तरह हमने इस केस के अंदर टोटल टैक्सेबल इनकम के ऊपर टैक्सेबिलिटी कैलकुलेट कर ली, जो एक नॉर्मल है। दूसरा केस क्या था, हम गोल्डन शेक एंड पेमेंट या कंपनसेशन फॉर रिडंडेंसी स्कीम को सेपरेट कर ले और बाकी को सेपरेट करके उसके ऊपर हम नॉर्मल टैक्सेबिलिटी कैलकुलेट की। इस तरह उसने क्या किया, 10.07 मिलियन में से 4 मिलियन लेस कर दिया, तो ये वो रिमेनिंग अमाउंट आ गई जो अदर देन कंपनसेशन है। तो इस अमाउंट के ऊपर हमने क्या किया, इस अमाउंट के ऊपर हमने टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट कर ली, किस रेट से, अपनी स्लैब के साथ।
उस स्लैब के साथ जो हमने टैक्स लायबिलिटी की वो क्या आ गया हमारे पास, 6,70,000। इसके ऊपर 6,70,000 जमा 2,40,000, टोटल क्या हो गया, 9,10,750। 6.07 मिलियन का। ये तो हो गया नॉर्मल। और जो इसमें ग्रेचुइट गोल्डन शेक हैंड की पेमेंट है 4 मिलियन, या कंपनसेशन फॉर रिडंडेंसी स्कीम है, उसके ऊपर लगेगा एवरेज रेट ऑफ टैक्स। एवरेज रेट ऑफ टैक्स कैलकुलेट करने का क्या तरीका है, लास्ट 3 इयर्स के टैक्सेबल इनकम ले लो, लास्ट 3 इयर्स की टैक्स लायबिलिटी ले लो, उसको डिवाइड करो आपस में, और हम क्या निकालेंगे, एवरेज रेट ऑफ टैक्स। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर उसने एवरेज रेट खुद दिया हुआ था जो था 18%, 18% कैलकुलेट करके दिया था। अगर कैलकुलेट करके दिया तो हमें दोबारा कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। तो उसने क्या किया, 4 मिलियन पर 18% लगाया, जो आ गया 7,20,000, और टोटल टैक्स अंडर ऑप्शन बी इस 7,20,000 जमा ये जो 9,10,000, 9,10,750 दोनों को प्लस किया, तो हमारे पास आ गया 16,30,750। अब एक ऑप्शन टू के अंदर, ऑप्शन टू ये है, ऑप्शन वन क्या है हमारे पास बच्चे, 18,62,500। हम दोनों में से कौन सा ऑप्शन एक्सरसाइज करेंगे, हम ऑप्शन नंबर टू एक्सरसाइज करेंगे, क्योंकि उसके अंदर हमें टैक्स सेविंग हो रही है। तो वो उसने क्या, टैक्स अंडर ऑप्शन टू आ गया 16,30,750, लेस कर दिया टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, और रिमेनिंग जो अमाउंट बचेगी टैक्स पेएबल वो हमारे पास यह। यहां तक किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन? ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट आज के अपने टॉपिक के ऊपर। हम काफी न्यूमेरिकल कर रहे हैं। न्यूमेरिकल के अंदर हम पढ़ते हैं ये टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, जिस तरह पहले भी न्यूमेरिकल्स में किया, हम इसको क्या करते हैं, अपनी टैक्स लायबिलिटी से कम कर लेते हैं टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स को। ये टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स कैसे होता है, ये कैसे होता है, इसको एम्प्लॉयर कैसे लेके चलता है, आज हम उसके ऊपर डिस्कशन थोड़ी सी करेंगे। अब बेटा गवर्नमेंट ने एम्प्लॉयर की ड्यूटी लगा दी है, एम्प्लॉयर की ड्यूटी लगा दी है कि उसने जब भी एम्प्लॉय को पेमेंट करनी है, अपनी पेमेंट किस चीज की, सैलरी की, तो उसने उसके ऊपर टैक्स डिडक्ट करके फिर पेमेंट करनी है, टैक्स डिडक्ट करके फिर पेमेंट करनी है। और ये जो टैक्स डिडक्ट होगा ये टैक्स गवर्नमेंट को सबमिट कर देना है, सबमिट कर दे। अब ये टैक्स असल में है उस इंप्लॉय का, उस इंप्लॉय का टैक्स सैलरी में से काटा और गवर्नमेंट को सबमिट कर दिया, और जो रिमेनिंग है वो इंप्लॉय को पे कर दिया। लेकिन ये टैक्स डिडक्ट उसी इंप्लॉय का होगा जिसकी टैक्सेबल इनकम में फॉल कर रही। फॉर एग्जांपल टिप्स के अंदर अ नंबर ऑफ एम्प्लॉयज है, फॉर एग्जांपल गार्ड है, अगर उसकी सैलरी टैक्सेबल इनकम या टैक्सेबल लिमिट के अंदर नहीं है तो उसको उसकी सैलरी के ऊपर डिडक्ट नहीं करेंगे। इसी तरह माली है या और अदर एम्प्लॉयज है जिनकी सैलरी इनकम टैक्सेबल लिमिट के अंदर नहीं आती, उनका टैक्स डिडक्ट नहीं होगा। जिसकी सैलरी टैक्सेबल लिमिट के अंदर आती है सिर्फ उसी का टैक्स डिडक्ट होके वो गवर्नमेंट ट्रेजरी में जमा हो जाएगा या गवर्नमेंट को सबमिट कर दिया जाएगा और रिमेनिंग पेमेंट कर दी जाएगी। लेट एक एग्जांपल लेते हैं। मिस्टर अलीम जॉब कर रहा है ABC लिमिट, राइट। उसकी जो सैलरी इनकम है वो मैं अज्यूम करता हूं 1 मिलियन है,
1 मिलियन से बड़ा पूरे साल की, 1 मिलियन पर एनम, और इसका कोई अदर पर्पसेस नहीं है। तो हम इसकी कैलकुलेट, इसका मतलब क्या हुआ, उस बंदे की जो टैक्स लिबिलिटी निकलेगी वो क्या निकलेगी, हम कहेंगे टैक्सेबल इनकम होगी उसकी 1 मिलियन, और इसके ऊपर जो टैक्स लिबिलिटी बनेगी पूरे साल की वो क्या बनेगी, वो बेटा हमारा रेट जो सा है वो हम देख लेते हैं, मोर देन 6 लाख एंड लेस देन 12 लाख 5% ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग 6 लाख। इसका मतलब 6 लाख से जो एक्सीडिंग अमाउंट है उसके ऊपर 5% रेट लगेगा। 1 मिलियन माइनस 6 लाख मल्टीप्लाई बाय 5%, ये हमारी आ गई टैक्स लायबिलिटी, जो कि है 20,000। अब ये जो 20,000 टैक्स लायबिलिटी निकली है ये पूरे साल की निकली है। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो पूरे साल की एम्प्लॉयर क्या करेगा, अगर कोई एम्प्लॉय जिसकी इनकम टैक्सेबल के अंदर रेंज कर रही है वो उसकी अपनी वर्किंग के अंदर ये टैक्स लायबिलिटी निकालेगा। ये टैक्स लायबिलिटी पूरे साल की है, वो इसको पर मंथ निकालेगा। अगर पर मंथ टैक्स लायबिलिटी हम कैलकुलेट इसका करना चाहे तो वो क्या होगा, 20,000 डिवाइडेड बाय 12, तो 20,000 डिवाइडेड बाय 12, तो वो हमारे पास आ जाएगा 1666 या 67 रुपए। ठीक है, इसका मतलब क्या है, अब ये उसने की वर्किंग एक किस्म की, एम्प्लॉयर ने अपनी वर्किंग क्या की, एम्प्लॉयर ने कहा मिस्टर अलीम जोन्स है, उसकी सैलरी 1 मिलियन है, 1 मिलियन के ऊपर उसका साल का टैक्स लायबिलिटी बनती है 20,000, तो उसका मतलब पर मंथ टैक्स लायबिलिटी क्या बनी, 1666। मंथली सैलरी है 1 मिलियन डिवाइडेड बाय 12 करें तो हमारे पास आती है 83,333 रुपए। मुझसे थोड़ी सी फिगर अनराउंड ली गई, हमें परेशान नहीं होना। तो इसका मतलब उसकी मंथली सैलरी है, ग्रोस सैलरी 83,333। अगर इसको मल्टीप्लाई बाय 12 करेंगे तो वो क्या होगा, 1 मिलियन एनुअल सैलरी। ठीक है, इसमें से वो लेस क्या करेगा, टैक्स, वो कितना बनेगा 1666 रुपए, और रिमेनिंग जो बचेगी 81,667, ये को पेमेंट कर देगा, कैश पे कर देगा, पेमेंट कर देगा मतलब बैंक के थ्रू कैश ये पे कर देगा। और ये 1666 जो उसने डिडक्ट किया है, ये 1666 गवर्नमेंट को पे कर देगा, गवर्नमेंट हर हर मंथ एम्प्लॉयर यही करेगा। अब फर्ज करें 1 साल गुजर गया है, वो क्या हर हर मंथ यही करता रहेगा। 1 साल गुजर गया है, 1 साल के बाद एम्प्लॉय जब रिटर्न फाइल करेगा वो क्या कहेगा, मेरी टोटल टैक्सेबल इनकम है, टोटल इनकम है मेरी 8,333 मल्टीप्लाई बाय 12, जो कि बन रही है बच्चे हमारी अप्रोक्सीमेटली राउंड कर लो 1 मिलियन, और टैक्स लायबिलिटी इसके ऊपर आएगी 20,000, लेस करेगा टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स एंड डिपॉजिटेड इन गवर्नमेंट ट्रेजरी। जो टैक्स डिडक्ट हुआ है बाय द एम्प्लॉयर वो डिपॉजिटेड इन आ गया गवर्नमेंट, वो हमारा 1666
12 करेंगे 1666 मल्टीप्लाई बाय 12, तो मैं इसको राउंड करके मतलब ये क्या बन जाएगी फिगर 20,000। नेट टैक्स पेएबल आ जाएगा, टैक्स पेएबल वो हमारा आ जाएगा नील। इस तरह वो टैक्स डिडक्ट एट सोर्स होता है। अब फर्ज करें एम्प्लॉयर ने जो टैक्स डिडक्ट करना है वो सिर्फ सैलरी इनकम के अगेंस्ट करना है, उसको इस चीज से कोई गर्ज नहीं इसकी अदर सोर्स इनकम है या नहीं है। उसने जो वर्किंग करनी है सिर्फ सैलरी की वर्किंग करके सैलरी का टैक्स डिडक्ट करना है। फर्ज करें इसकी कोई अदर सोर्स इनकम है, अदर सोर्स इनकम वो है 50,000। अब यही परसेंट की टैक्स एलिजिबिलिटी कैसे कैलकुलेट होगी, इसका मतलब इसकी टोटल इनकम होगी, टोटल इनकम होगी 10,50,000। 10 लाख क्या उसकी सैलरी इनकम, 50,000 अदर सोर्स इनकम। तो टैक्स एलिजिबिलिटी क्या बनेगी, वो आ गई 22,500। और जो टैक्स लेस कर देंगे इसमें टैक्स डिडक्टेड एंड डिपॉजिटेड। अच्छा, वो जो टैक्स डिडक्ट हुआ वो बच्चे 20,000 ही हुआ, क्योंकि एम्प्लॉयर को अदर सोर्स के साथ कोई गर्ज नहीं है, उसने जो सैलरी इनकम का टैक्स बनता है उसी के रेलेवेंट टैक्स काटा हुआ है। तो इसका मतलब 20,000 टैक्स डिडक्ट हो जाएगा और रिमेनिंग जो सा है 2,500 रुपया हमारा ये टैक्स क्या आ जाएगा, टैक्स पेएबल। ये जो पैसे कटे थे 20,000 कि उसकी सैलरी में से ही कट के एम्प्लॉयर ने गवर्नमेंट ट्रेजरी में जमा करवाए हैं। एनी क्वेश्चन अप टू हियर? जी रियान। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी रियान। सर सर एम्प्लॉयर ने सिर्फ और सिर्फ बेसिक सैलरी पर टैक्स कैलकुलेट नहीं करना नहीं है? नहीं, अगर अगर डीएनएस अलाउंस कन्वेंस अलाउंस वो भी है ना मिला हुआ, तो एम्प्लॉयर उसका टोटल वो देखेगा क्या बनता है उसका। ठीक है, जैसे अब परसेंट वगैरह करेगा या नहीं? पर्कोसिस वगैरह को भी इंक्लूड करके लेगा, लेकिन ये हमारी कैलकुलेशन में नहीं आएगा। क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने किया है। ठीक है, ठीक है। ये एक यस। बेस बनाई है जो मैंने आगे पढ़ाना है आपको। ठीक है सर। ठीक हो गया, ये बेस यस बनाया सर। थी। और बाकी आपको इस चीज का इल्म हो जाए तो जो हम लिखते हैं ना टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, वो क्या है, वो असल में ये है। ठीक यस हो सर। गया, ओके। यस सर। अच्छा, पर्कोसिस के ऊपर जो देखो, अब क्वेश्चन अराइज हुआ टैक्स जो एम्प्लॉय ने टैक्स काटना उसने पर्कोसिस को भी लेना है या नहीं लेना है। जो कैश के अंदर उसको तो ले लेगा, जो कैश के अंदर है उसको तो ले लेगा। जो नॉन कैश है जिस तरह अकोमोडेशन कार वगैरह उसको कैलकुलेशन में लेके नहीं आएगा बच्चे। क्लियर? अब हम चलते हैं आगे। मिस्टर अलीम जोन सा था, वो एबीसी जो लिमिटेड था उसका बड़ा लाडला एम्प्लॉय था। लाडला एम्प्लॉय का मतलब उसने बड़ा काम करता था एबीसी का, उसने पूरा सेटअप को अपने कंट्रोल में रखा हुआ था, कोई टेंशन नहीं। तो मिस्टर अलीम को क्या हुआ, मिस्टर अलीम ने कहा ये जो एम्प्लॉयर मेरे पैसे काटता है ना सैलरी में से, मतलब सैलरी में से जो पैसे काटने से बड़ा जो टैक्स डिडक्ट होता है, असल में ड्यूटी किसकी है, टैक्स पे करना मिस्टर अलीम की। एम्प्लॉयर क्या कह रहा है, सिर्फ उसकी सैलरी से टैक्स डिडक्ट करता है और गवर्नमेंट में सबमिट करवा देता है और रिमेनिंग अमाउंट उसको पे कर देता है, क्योंकि गवर्नमेंट ने एम्प्लॉयर की ड्यूटी लगाई हुई है टैक्स डिडक्ट करके पेमेंट करनी। अब मिस्टर अलीम कहता भाई मुझे नहीं पता मेरा जो टैक्स डिडक्ट करते हो नहीं करते, मुझे मेरी सैलरी चाहिए पूरी, मुझे मेरी सैलरी चाहिए पूरी। टैक्स डिडक्ट करते हो नहीं करते अपने जेब से दो, मुझे मेरा 9 लाख पूरा चाहिए, सॉरी 1 मिलियन पूरा चाहिए, मैं इसमें कोई भी कंप्रोमाइज करूंगा। अब एम्प्लॉयर के ऊपर
तो ये ड्यूटी है कि उसने टैक्स डिडक्ट करके ही पेमेंट करनी है। अब इसका मतलब क्या, अगर उसने 9 लाख पूरा लेना है तो एम्प्लॉयर क्या करेगा, एम्प्लॉयर जो उस एम्प्लॉय के हिस्से का टैक्स है, एम्प्लॉय के हिस्से का जो टैक्स बनता है वो टैक्स खुद जमा करवाएगा, वो सबमिट कर देगा खुद, खुद से बना के वो अपनी पॉकेट से एम्प्लॉय का टैक्स को जमा करवा देगा। यहां तक कोई क्वेश्चन? अब जब उसने एम्प्लॉय का टैक्स खुद जमा करवा दिया तो साथ ही टैक्स वालों ने कहा ये तो एम्प्लॉय का बेनिफिट हो गया। एम्प्लॉय का बेनिफिट कैसे, ये ऑब्लिगेशन टैक्स की पेमेंट ये किसकी थी, ऑब्लिगेशन एम्प्लॉय की। एम्प्लॉयर तो सिर्फ उसकी सैलरी में से काटता था, जमा करवाता था, ये तो एम्प्लॉय की सैलरी से ही करता है। जब एम्प्लॉयर ने उसकी टैक्स खुद पे किया तो इसका मतलब क्या हुआ, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय की ऑब्लिगेशन खुद पे कर दी, और ये जो ऑब्लिगेशन एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय की पे की तो ये ऑब्लिगेशन तो उसका हो गया बेनिफिट। ये ऑब्लिगेशन उसका क्या बन गया, बेनिफिट। अगर ये बेनिफिट बन गया तो इसको भी टैक्सेबल इनकम में ऐड करो और इसके ऊपर भी टैक्स कैलकुलेट करो, टैक्सेबल इनकम में ऐड करो। अब होगा क्या, होगा क्या इस सूरत में, लास्ट एग्जांपल ही हम लेके चलते हैं। अब अदर सोर्स वाली चीज उससे निकाल, उसकी सैलरी इनकम थी 1 मिलियन, इसकी टैक्सेबिलिटी थी 20,000, टैक्सेबिलिटी थी 20,000, और हम पहले पढ़ते थे टैक्स डिडक्ट भी कितना हुआ 20,000 और पे नील, क्योंकि पहले केस में क्या था, ये जो टैक्स डिडक्ट हुआ है इंप्लॉय की सैलरी से हुआ। अब जो हम पढ़े वो हम पढ़े टैक्स डिडक्ट तो हुआ है, डिडक्ट नहीं हुआ, एम्प्लॉय को सैलरी पूरी मिली है, जो टैक्स पे किया गया वो एम्प्लॉयर ने अपनी जेब से पे कर दिया। अब होगा क्या, हम निकलेंगे सैलरी इनकम, वो 1 मिलियन, यहां हम करेंगे एक छोटी सी वर्किंग, वर्किंग वन। हम देखेंगे एम्प्लॉय का टैक्स बनता कितना है, जितना बनता है फिर ही हम जमा करवाएंगे ना। अब इसकी एम्प्लॉयर फिर वर्किंग करेगा, वर्किंग के अंदर लिखेगा सैलरी इनकम थी उसकी 1 मिलियन, ठीक है, उसका टैक्स बनता था 20,000 और पर मंथ बनता था 1,666 रुपए, और ये 20,000 पे किसने कर दिया, पेड हो गया, 20,000 पेड हुआ, लेकिन पे किया किसने, ये एम्प्लॉयर ने। मतलब अब पहले क्या होता था, पहले उसको जो सैलरी मिलती थी 8 लाख, सॉरी 83,383, इसमें से 1,666 लेस होने के बाद 81,667 रुपए उसको मिले थे। लेकिन अब क्योंकि ये पेमेंट एम्प्लॉयर ने खुद अपनी जेब से की है, तो अब क्या होगा, एम्प्लॉय को ये 83,383 ये पूरे मिलेंगे, इसके अंदर कोई डिडक्शन वो नहीं करेगा, ये अमाउंट उसको पूरी की पूरी दी जाएगी, और जो ये अमाउंट है ये अमाउंट एम्प्लॉयर अपनी जेब से पे करेगा, एम्प्लॉयर अपने जेब से पे करेगा। जब इस अमाउंट को जो कि बनती थी टोटल 20,000 एम्प्लॉयर ने अपनी जेब से पे किया, तो टैक्स वालों ने कहा ये अमाउंट तो एम्प्लॉय का बेनिफिट हो गया। अगर ये एम्प्लॉय का बेनिफिट हो गया तो ये तो उसकी टैक्सेबल इनकम में ऐड होना चाहिए। तो अब कैसे क्वेश्चन होगा, अब जब एम्प्लॉय अपनी रिटर्न करेगा सबमिट, वो लिखेगा मेरी सैलरी इनकम थी 1 मिलियन रुपीज, टैक्स पेड बाय द
एम्प्लॉयर, ये परकोजिट बन जाएगी हमारी, ऑब्लिगेशन पे कर दी है ना, ये परकोजिट आ गई, टैक्स पेड बाय द एम्प्लॉयर, जो एम्प्लॉयर ने टैक्स पे किया है, ये ऑब्लिगे, ये कितना था हमारा 20,000। अब टोटल टैक्सेबल इनकम कितनी आ गई, 10,20,000। अब वो टैक्स वाले कहेंगे इसके ऊपर टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करो। टैक्स लायबिलिटी वो क्या आएगी हमारे पास, वो आएगी 10,20,000 माइनस 6,00,000 मल्टीप्लाई बाय 0.05, तो वो हमारे पास बन जाएगी 21,000। 21,000 टैक्स लायबिलिटी बनी, जो ऑलरेडी डिपॉजिटेड हुआ है, ऑलरेडी डिपॉजिटेड, वो हमारे पास हुआ है बच्चे 20,000, और जो रिमेनिंग 1,000 होगा, ये हमारा टैक्स पेएबल आ गया, टैक्स पेएबल। अब यहां में भी कुछ बच्चे क्वेश्चन कर रहे हैं, सर ये जो डिपॉजिटेड हुआ है ये तो एम्प्लॉयर ने जमा करवाया है, अगर एम्प्लॉयर ने जमा करवाया है तो यहाँ लेस क्यों कर रहे हैं, यहाँ तो लेस करना नहीं चाहिए। इसका आंसर ये एम्प्लॉयर ने ही जमा करवाया, जब हमने उसकी इनकम में ऐड कर दिया अब उसकी डिडक्शन अलाउ होगी, अगर हम इनकम में ऐड ना करते तो फिर उसकी डिडक्शन अलाउ नहीं थी, क्योंकि वो इनकम में ऐड हो गया। अब ये जो ऑलरेडी टैक्स पेड है ये एम्प्लॉय का ही टैक्स बन गया। अब इस सूरत में उसकी टैक्स लायबिलिटी क्या निकली, 1,000, दैट इज टैक्स बोर्न बाय द एम्प्लॉयर। यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन, यहां तक किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन? एक मिनट बेटा। एनी क्वेश्चन अप टू हियर? ओके, अब हम चलते हैं आगे। इसका मतलब फर्स्ट केस में सिर्फ हमने ये डिस्कस किया टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स कैसे होता है, जो कि क्वेश्चन के अंदर आता है। असल में आज का जो हमारा था एम्प्लॉय का जो टैक्स फ्री सैलरी है, जिसके अंदर टैक्स बोर्न बाय द एम्प्लॉयर होता है, हमने उसको डिस्कस किया। ये उसका केस 1 आ गया, जिसके अंदर जो टैक्स लायबिलिटी थी, वो टैक्स लायबिलिटी जो टैक्स हमारा बनता था वो टैक्स पे किया एम्प्लॉयर ने, उसकी वर्किंग की सेपरेट, जब टैक्स पे किया वो हमारा
प्रोसीजर चल पड़ेगा। अब इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन से हमारा, हमने कैसे बेनिफिट, ये जो टैक्स पेड हमने अपने पर्पसेस बनाया है, ये किस तरह अपना ये अमाउंट निकाले कि हमारा जो यहाँ टैक्स पेबल है वो क्या आ जाए। मेरा लेक्चर दरमियान में काफी डिस्टर्ब हो गया, उधर से हम करते हैं। अगर लेट हमने टैक्स लायबिलिटी के लिए स्लैब यूज करते 20%, तो हमने ग्रोसअप करना था 20,000 डिवाइडेड बाई 80%।
और इसी तरह अगर हम स्लैब रेट यूज करते 25% टैक्स, तो ऊपर टैक्स लायबिलिटी जो बनती थी डिवाइडेड बाय 75%, मतलब 100 माइनस स्लैब परसेंटेज। ये वो फार्मूला है जिससे हमने इसको क्या करना है, ग्रोस अप। ये है वो आपको बाकी नेक्स्ट एग्जांपल। अब हम आते हैं अपने मेन केस के ऊपर। टैक्स बेनिफिट के लिए क्या, टैक्स लायबिलिटी निकाली 20,000 और स्लैब रेट 5% था, तो हमने 95 के साथ ग्रोस अप कर दिया। जो हमारे पास फाइनल फिगर आई वो आई 21,053 रुपए। मतलब ये वो अमाउंट है, अगर एम्प्लॉयर ये पे कर दे तो हमारे ऊपर टैक्स लायबिलिटी क्या आएगी लास्ट में, नील। अब एम्प्लॉयर ने 20,000 पे नहीं करना, एम्प्लॉयर पे करेगा 21,053 रुपए। तो इसका मतलब अगर एम्प्लॉयर 21,053 रुपए पे करता है गवर्नमेंट ट्रेजरी में, तो 21,053 रुपए ही क्या है, हमारा बेनिफिट है। तो मैं इसमें लिखूंगा टैक्स पेड बाय द एम्प्लॉयर। 21,053। पहले क्या होता था, पहले जो सिंपल टैक्स लायबिलिटी आती थी वही पे होती थी, लेकिन वो पे होने के बाद हमारा टैक्स पेएबल आया था। लेकिन अगर एम्प्लॉय कहता मैंने 1 रुपया भी पे नहीं करना, तो उस सूरत में ये जो ग्रोस अप होगा, इस ग्रोस अप जो 21,053 रुपए अब वो पे करेगा, तो अब हमारी टैक्सेबल इनकम बन जाएगी बेटा 10,21,053 रुपए। अब इसके ऊपर हम टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करेंगे, वो बनेगी टैक्स लायबिलिटी हमारी 21,053 और लेस करेंगे ऑलरेडी टैक्स डिडक्टेड एंड पेड 21,053 जो कि एम्प्लॉय ने जमा करवाया, और टैक्स पेएबल हमारे पास आ जाएगा बच्चा नील, 0। अब इसका मतलब क्या हुआ, अब हमें एम्प्लॉय को कोई एक्स्ट्रा पैसा देने की जरूरत नहीं है। ये है सेकंड केस। फर्स्ट केस क्या है, उसके अंदर जो बेनिफिट हुआ, जो हमारी टैक्स लायबिलिटी निकली सिंपल, हमने उस टैक्स लायबिलिटी को जमा करवा दिया, मतलब 20,000 फर्स्ट केस के अंदर 20,000 जमा करवाया, और इधर ऐड भी 20,000 हुआ, और उसके बाद हमारा टैक्स पेएबल निकला। लेकिन अगर एम्प्लॉय ने कहा मैंने 1 रुपया टैक्स नहीं देना, तो उस सूरत में क्या करेंगे, जो हम नॉर्मल टैक्सेबिलिटी निकालेंगे उसको करेंगे ग्रोस अप। ग्रोस अप कैसे करना है, जो स्लैब रेट यूज हुआ है टैक्सेबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए 100 माइनस स्लैब रेट से डिवाइड कर देना, हमारी ग्रोस अप वैल्यू आ जाएगी। अब वो जो ग्रोस अप वैल्यू, ये वो अमाउंट है जो एम्प्लॉयर ने पे करनी है, और वही अमाउंट हमारी टैक्सेबल इनकम में ऐड होगी। अब आप देखिए इस अमाउंट की खासियत ये है, जब आप इसको टैक्सेबल इनकम में ऐड करके टोटल इनकम निकालेंगे और टैक्स लायबिलिटी निकालेंगे, उसमें से लेस करेंगे टैक्स पे ऑलरेडी डिडक्टेड, तो टैक्स पेएबल हमारा बच्चे क्या आ जाएगा, नील। दैट इज इंटरेस्ट फ्री सैलरी। एनी क्वेश्चन इसके हवाले से? एनी क्वेश्चन बच्चे? जी आतिफ। जी सर। सर वो जहाँ पे आपने वर्किंग की थी वो जरा निकालिए। मैं वर्किंग निकाल लेता हूँ बच्चे। जी बेटा। जी सर, ये आपने जो बताया है, आपने कहा कि अभी इम्प्लॉय जो है वो बिल्कुल भी टैक्स पे नहीं करना चाहता। पहले 20,000 उसने पे किया, फिर हमने वो उसके बाद 21,000 1,000 फिर हमने ऐड किया, 1,000 एक्स्ट्रा बना था वो पे किया, वो भी नहीं पे करना चाहता। आपने ये 5% करके ये 90 इसका 95% किया, तो 21,053 आया था सर ये। तो वो हम उस केस को आगे लेके नहीं चल रहे हैं। अब इसके अंदर उसने कहा मेरी जो टैक्स लायबिलिटी मेरे ऊपर 0 आए, मेरे ऊपर क्या है, हाँ 0। मतलब अगर अगर तो हम पिछले केस में जाएं, तो पिछले केस में देखे अगर हम 1,000 टैक्स पे कर देते, 1,000 दोबारा ऐड, फिर टैक्स लायबिलिटी निकलनी थी। फिर अगर वो पे करते, फिर ऐड करते, फिर टैक्स लायबिलिटी निकलनी थी। मतलब हर दफा टैक्स लायबिलिटी कोई ना कोई कैलकुलेट होते रहने थे। एग्रीड? जी सर। अब इसमें हमने पहले ही जो हमने अपना टैक्स पे किया उसको इस तरह डिजाइन कर लिया कि हमारी टैक्स लायबिलिटी ही क्या है, 0। नॉर्मली देखिए, नॉर्मली उसने जमा करवाना था 20,000, लेकिन जब हमने ग्रोस किया, ग्रोस अप करने से पता चला 21,053 रुपए जमा करवाने। 21,053 जी 53। एम्प्लॉयर ने क्या किया, 20 की बजाय
गवर्नमेंट को 21,053 रुपए जमा करवाए, और वही 21,053 रुपए हमारे टैक्स वाले में, जो टैक्स पेड बाय द एम्प्लॉयर, हमारा परकोजिस में ऐड हुआ है। जब हमारे परकोजिस में ऐड हुए तो टोटल टैक्सेबल इनकम बढ़ी। अब टोटल टैक्सेबल इनकम बढ़ी तो टैक्सेबिलिटी कैलकुलेट की, और उसमें से जब आरएडी डिडक्टेड किया दोनों अमाउंट सेम आ गई। मतलब ये हमारा ऐसा तरीका है जिससे हमारी टैक्सेबिलिटी पहले जितनी वो पे कर देगा उसके बाद क्या आ जाएगी, नील, जीरो। आतिफ सर हमने इसको ग्रोस अप किया क्यों है, मतलब ये ग्रोस अप, अच्छा ग्रोस अप किया इसलिए हमें टैक्सेबिलिटी ना निकले, नील आए। ठीक है हमने नहीं, कर लिया। हाँ, लेकिन उसके बाद जब हम इसको दोबारा उधर गए, हमने देखा 10 लाख थी हमारी ये सैलरी, फिर हमने इसको टैक्स पे 10 निकाला 21,053, हमने फिर इसमें ऐड किया, फिर इसमें जब दोबारा कैलकुलेट करने के लिए वो हमने भी किया वो 21,053 रुपए तो ही आया, सेम आई अमाउंट, कैलकुलेट हाँ तो करो। उससे तो वो तो इसका कैलकुलेट मतलब, हमने उसी तरह करना, 6 लाख माइनस किया, रिमेनिंग अमाउंट हाँ पे 5% लगाया। जी, वो सेम आ गई टैक्सेबिलिटी। ठीक हो गया। मतलब ये सेकंड केस है। एक केस था क्या था, जो सिंपल हमारी टैक्सेबिलिटी बनती है वो एम्प्लॉय ने पे कर दी, जी एम्प्लॉय ने पे की, हमारा परकोजिस तो हुआ, तो उस सूरत में हमारे पास टैक्स पेबल फिर निकला है, दैट इज अ जी सेपरेट केस, उसमें जी टैक्सेबिलिटी निकलती है। दूसरा केस क्या है, एम्प्लॉय क्या है, मैंने कुछ भी पे नहीं करना, मैंने एक बिल्कुल रुपया सर, पे नहीं करना, उस सूरत में हम हमने ये टैक्सेबिलिटी तो वर्किंग करनी है। निकालेंगे, जी टैक्सेबिलिटी को सर, ग्रोस अप करके हम ऐड करेंगे ताकि हमारे पर कोई एक्स्ट्रा पेमेंट कोई एम्प्लॉय के जी ऊपर सर, ना। ठीक हो गया सर, ठीक है सर। एनी क्वेश्चन अप टू हेयर? जी अरसलान। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। खत्म। सर ये जो इनकम है इसमें तो वो फिक्स जो अमाउंट होती है वो नहीं आ रही, इसलिए सिर्फ रेट ही आ रहा है। सर एक ऐसी सैलरी होती है जिसपे फिक्स अमाउंट भी होती है और रेट भी होता है, तो हमने सिर्फ वो रेट को प्रेफर करना है। हमने रेट 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 टोटल जो टैक्सेबिलिटी आएगी ना उसके ग्रोस अप के लिए रेट यूज करना है, हमने फिक्स को इग्नोर करना है, और टोटल ठीक है, टैक्सेबिलिटी को। ठीक है, ठीक ओके। है सर, थैंक यू सर। आज के लिए इतना ही। इसके जो एग्जांपल है आपने होमवर्क के तौर पर इसको बेटा घर से करना है, तो कल हम इसके अंदर अगर कोई क्वेश्चन होगा तो हम उसको डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज।